प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरला की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर निकलेंगे। तमिलनाडु मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। जहां बीजेपी के बैनर सड़कों पर सज गए हैं, वहीं उनकी दक्षिण भारत यात्रा से पहले तमिलनाडु की त्रिची में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देश के दक्षिणी हिस्सों की अपनी यात्रा के दौरान उनके कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री तमिलनाडु में 19,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और समर्पित करने वाले हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाल ही में निर्मित टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार 2 स्तरीय इंटरनेशनल टर्मिनल को सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो व्यस्त समय के दौरान लगभग 3,500 यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। जैसे जैसे 2024 का आम चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल आमने सामने होने के लिए तैयार है। लगातार तीसरे कार्यकाल पर नजर गड़ाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनादेश हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत की हैट्रिक से बीजेपी का मनोबल बढ़ा। ब्रिटेन स्थित दैनिक द गार्डियन के एक कॉलम में कहा गया है कि भाजपा के लिए सीधा तीसरा कार्यकाल लगभग अपरिहार्य है। हैना एलिस पीटरसन के कॉलम ने 3 प्रमुख राज्यों में भगवा लहर की ओर इशारा किया। द गार्डियन के अनुसार राजनीतिक विश्लेषकों के बीच आम सहमति ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत सबसे प्रशंसनीय परिणाम है। एलिस पीटरसन ने कहा कि आम सहमति ये है कि मोदी की जीत सबसे प्रशंसनीय परिणाम है। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की जीत, राम मंदिर उद्घाटन जैसे भावनात्मक मुद्दों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की पुष्टि है। कॉलम में भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में उभारने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की सराहना की गई, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो या हाल ही में अगस्त में चंद्रमा पर उतरने में। सूत्रों ने सोमवार को इंडिया टुडे टीवी को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की गति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल टूलो, डीजीपी आर स्वाइन, अर्धसैनिक बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना है। ये बैठक केंद्र शासित प्रदेश के पुंछ और राजौरी इलाकों में हाल के आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में लागू केंद्र सरकार के जीरो टेरर प्लान पर चर्चा होगी। मोदी सरकार का लक्ष्य 2026 तक जीरो टेरर योजना को पूरी तरह से लागू करने का है। बैठक में पुंछ और राजौरी में हुए हालिया आतंकी हमलों पर भी चर्चा हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां राजौरी जिले से महज 12 किलोमीटर दूर मौजूद प्राकृतिक गुफाओं से आतंकियों की घुसपैठ रोकने के तरीकों पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करेंगी। भाजपा 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के संबंध में मंगलवार को पार्टी नेताओं की एक बैठक करेगी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और हर राज्य से पार्टी के 2 पदाधिकारी शामिल होंगे। पिछले महीने सूत्रों ने इंडिया टुडे को पुष्टि की थी कि भाजपा ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों में वोट हासिल करने के लिए अपने चुनाव अभियान में राम मंदिर अभिषेक समारोह के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का लाभ उठाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में पार्टी की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक पुस्तिका जारी की जाएगी और इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए बूथ स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अपने चुनाव अभियान के दौरान भाजपा इस बात पर भी प्रकाश डालेगी कि कैसे विपक्षी दलों ने मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया था। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित मंदिर परिसर 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी और इसमें कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि वैश्विक परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ा है क्योंकि दुनिया के सामने एक नया भारत दिखाई दे रहा है।
आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले जो लोग अयोध्या का नाम लेने से कतराते थे वो अब कह रहे हैं कि अगर उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो वो मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में जरूर आएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। जो लोग अयोध्या का नाम लेने से कतराते थे वो अब कह रहे हैं कि निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये बदलाव है। उन्होंने ये भी कहा कि 22 जनवरी के बाद जो लोग अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करेंगे उन्हें त्रेता युग याद आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मौजूदा समय में सभी समस्याओं का समाधान संघर्ष से नहीं बातचीत से निकलेगा। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई। जीवन का यह अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत की शक्ति का एहसास दुनिया को कराएगा। एक स्वर में जब 140 करोड़ भारतवासी भारत के आन मान और शान की रक्षा का कार्य अपने हाथों में लेकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, कृतज्ञ भाव के साथ, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जुड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है, कोई झुका नहीं सकती, कोई आपका मार्ग नहीं रोक सकती है। हम सब उस मार्ग के पथिक बने। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोमवार को राम जन्मभूमि पर विवादित बयान को लेकर उदित राज पर निशाना साधा और कहा कि नकारात्मक बातें करके भारत की महिमा पर सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जब से इस दुनिया की रचना हुई है तब से सच और झूठ तथा धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई होती रही है। इतिहास में दोनों तरह के लोग मौजूद है, एक जो ईश्वर में आस्था रखते हैं और शांति की बात करते हैं और दूसरे जो अव्यवस्था और द्वेष की बात करते हैं। ये राम जन्मभूमि के अभिषेक का समय है, ऐसे में नकारात्मक बातें कर भारत के गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार में राबड़ी देवी के घर के बाहर एक उनके विधायक ने एक पोस्टर लगाया है, उसमें लिखा है कि मंदिर अब बेकार हो चुके हैं और स्कूलों को उन्होंने अच्छा बताया। क्या कहेंगे स्कूल को? देखिए, जब से सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है, तब से लेके सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, इनका झगड़ा रहा है। हर युग में, हर जगह दोनों तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो परमात्मा में विश्वास करते हैं, जो शांति की बात करते हैं, जो सबके कल्याण की बात करते हैं, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं। और एक वो हैं जो अशांति की बात करते हैं, द्वेष की बात करते हैं, ईर्ष्या की बात करते हैं, विध्वंस की बात करते हैं। तो सृजन और विध्वंस, ये दोनों हमेशा पक्ष रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग जो अधर्मी लोग हैं, कुछ लोग जो असत्य के साथ खड़े हैं, कुछ लोग जो
कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को सुझाव दिया कि विपक्षी पार्टी को राज्य और दिल्ली में इतिहास में धकेल दिया जाएगा। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में जब उनसे गठबंधन के प्रति राज्य कांग्रेस नेताओं की कथित अनिच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी एक थी कांग्रेस सुना सकती है। इससे पहले जब INDIA ब्लॉक के सहयोगी के बीच सीट समायोजन के मुद्दे के बारे में पूछा गया तो मान ने कहा, इन मुद्दों पर गठबंधन की बैठक में चर्चा की जाएगी और कहा चीजों को अंतिम रूप देने के बाद ही हम बता पाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर संविधान बचा रहेगा तो बाकी सब कुछ रहेगा। गृह मंत्रालय ने कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ब्रार को UAPA के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया है। ब्रार ने भारतीय रैप स्टार और कांग्रेस राजनेता सिद्धू मूसेवाला की दुस्साहसिक हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी ब्रार के नाम से मशहूर सतेंद्रजीत सिंह 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गए थे। वो वहां से हत्या और जबरन वसूली सहित अपनी आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी सहयोगी है। एक आधिकारिक अधिसूचना में केंद्र ने कहा कि 11 अप्रैल 1994 को जन्मे शमशेर सिंह और प्रीतपाल कौर के बेटे सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी ब्रार, जो वर्तमान में कनाडा के ब्रैम्पटन में रहते हैं, वो खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूह बब्बर खालसा से जुड़े हैं। केंद्र ने कहा कि गोल्डी ब्रार सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से उच्च श्रेणी के हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी और अपनी हिंसक गतिविधियों के लिए आपूर्ति करने में शामिल रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक वेधशाला से जाने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन करेगा। इसे सोमवार को श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया था। नासा द्वारा 2021 में लॉन्च किए गए मिशन के बाद से ये इस प्रकृति का दुनिया में केवल दूसरा मिशन है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वो वैज्ञानिकों को उनके ब्लैक होल के ज्ञान को बेहतर बनाने में मदद करना चाहती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने लॉन्च के बाद कहा, आगे हमारा समय रोमांचक होगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक क्षेत्र है जहां पदार्थ अपने आप में ढह जाता है। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना प्रबल है कि कुछ भी, यहाँ तक भी प्रकाश भी बच नहीं सकता। ब्लैक होल कुछ बड़े सितारों के विस्फोटक विनाश से उभरते हैं और कुछ वास्तव में विशाल है। उनका आकार हमारे सूर्य के द्रव्यमान का अरबों गुना है। इसरो का उपग्रह एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का लक्ष्य ब्लैक होल पर गहन शोध करना है। पिछले महीने से भारत में कोविड-19 मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जब विशेष रूप से केरला में मामलों की संख्या में वृद्धि हुई थी। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट JN.1 के उद्भव के साथ राज्य सरकारों ने इसके प्रसार को रोकने के लिए उपाय किए हैं। स्थिति को देखते हुए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट किए जाने वाले कोविड-19 संदिग्ध या सकारात्मक मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है, जो गहन वैज्ञानिक जांच के अधीन है। ये वेरिएंट वृद्ध लोगों और किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए घातक साबित होता है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में 3 कोविड संबंधित मौतें दर्ज की गई और 636 ताजा कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए। केरला में 2 और तमिलनाडु में 1 मौत की खबर है।